ज्यादा फील्ड एंक्लोज कर रहा है, ज्यादा फ्लक्स एंक्लोज कर रहा है, फील्ड चेंज करोगे तो ज्यादा चेंज इन फ्लक्स आएगा पर यूनिट टाइम, तो इसमें करंट ज्यादा आएगा, राइट। इसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा है, करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा मतलब चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, नहीं? हाँ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बार आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे दूर दूर में, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आने लगे, पास आने। नहीं, अगर आप सिमेट्रिकली देखो, समझो ये सेंटर है एक रीजन, इस रीजन फील्ड यहाँ पे ऐसा है और इस रीजन को सेंटर आप मानो, तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर लाइंस विल कम क्लोजर, मतलब फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दूर जाते जाते बढ़ते जाएगी। हमेशा हमने उल्टा देखा होता है, ये चार्ज पार्टिकल अगर रखा होता, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, तो फील्ड लाइंस दूर जाते जाते, यहाँ पे लाइंस पास पास में होंगी, दूर जाते जाते क्या होते हैं, फील्ड लाइंस दूर होने लगती हैं और दूर होने लगती। यहाँ पे उल्टा है, फील्ड लाइंस दूर जाते जाते आपको पास पास में दिखने लगेंगी, नहीं? तो हाँ सर। as we move away from center, away from center, field, induced electric field becomes stronger, and hence lines come closer to each other. Lines are closely packed and सेंटर से दूर जाओगे तो लाइंस क्लोजली पैक होने लगेंगे और सेंटर के पास रहोगे तो लाइंस दूर दूर हो जाए, राइट। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर, induced electric field becomes stronger and hence lines are closely packed as you move away from center. ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अब एक स्टेटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, पता नहीं कैसे मिस कर दिया मैंने, बोलना चाहिए था शुरुआती यही लाइन से। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से? जैसे जो पहले वाला मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से था? चार्जेस की वजह से। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया है? ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Induced electric field is due to varying magnetic field and is always perpendicular to magnetic field. Remember this. Yeah? Induced electric field is due to varying magnetic field. किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कराओगे तो अपने आप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। टू योर सरप्राइज, अगर ये नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट है, मैं ऐसे लेके आऊंगा ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ना कोई लूप है ना कुछ है, ना करंट फ्लो होने जैसी कोई कंडीशन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। समझना, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज सम मैग्नेट। यहाँ तो कुछ नहीं है, अभी जैसे हाथ रख रहा हूँ मैं आपको जस्ट फील कराने के लिए कि इस पॉइंट की बात है। मैं ऐसे लेके जाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, पास लेके आऊंगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा।
अगर गलती से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा होता, मैं इसको लेके आता तो ये चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है. Obviously, it will not move in circles, but it will experience a force, right, which shows the presence of electric field. वापस बोलूं? हेलो? नहीं सर. हाँ सर. See, induced electric field varying magnetic field की वजह से आता है. Let us imagine इस पॉइंट की बात, यहाँ पे एक बात है, मैंने यहाँ नॉर्थ पोल रखा हुआ है तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. हाँ. बोलो. अगर मैं पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का चेंज होगा. हाँ. चेंज होगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट. मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. ये कि अगर किसी रीजन में बाय एनी मींस यू वेरीड मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, तो EMF, induced electric field occurs exists in that region. जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कराओगे उस रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. नहीं मजा आया? सर. पक्का समझा? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन वेयर magnetic field is varied and induced electric field is perpendicular to magnetic field. Magnetic field इस region में into the plane of board था तो electric field ऐसा था. इस point पे electric field ऐसा, इस point पे electric field ऐसा, इस point पे electric field ऐसा. तो induced electric field ऐसा. Okay, समझा? हाँ सर. और बाकी लोग भी हाँ ना बोल दो. हाँ सर. So induced electric field exists wherever magnetic field is varied and induced electric field is perpendicular to magnetic field. ठीक है? अब direction of induced electric field is given by Lenz law. Direction of induced electric field. Direction of induced electric field is given by Lenz law. भाई पहले वहां पे जो हमने पढ़ा था वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड्स. अगर दोनों होंगे तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना लेते थे हम लोग, फिर उसके टैंजेंशियली फील्ड बताते थे, राइट. यहाँ पे क्या है, ये रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस बोर्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आ रहा है. ठीक. किसी ने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इस पॉइंट पे कैसा होगा, ये पॉइंट भी तो कैसा होगा सर. रिपीट कर. रीजन को यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड्स. ठीक है? ये सिलिंड्रिकल रीजन आप मान लो. तो सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड. तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कुछ मजा सा नहीं आया, कैसे निकाला, चलो बताओ. सर वो फिंगर्स को कर्ल करके बाहर की तरफ फील्ड आ रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अंदर की तरफ जाएगा. तो सबसे पहले तो मैंने एक सिमेट्रिकली सर्कल बना लिया सर. ये फील्ड है, एक सिलिंड्रिकल रीजन में फील्ड है, ऐसा एक लाइन बनेगी. ठीक. अब या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. ये वाला फ्लक्स क्लॉकवाइज होगा. फ्लक्स जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए आपको इनवर्ड फ्लक्स बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा.
तो फील्ड जो बनेगा यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो इस पॉइंट पे उसको टेंजेंट इन दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस। समझा? मिथिलेश ने भी गलत आंसर दिया था। मिथिलेश समझ में आया डायरेक्शन? हाँ सर, ओके। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? यूजिंग लेंज लॉ। ओके, क्लियर है? आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ सर। गुड ना। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में। ये तो हो गया थ्योरी, बहुत सारी डिस्कशन हो गया। अब इसमें भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं छोटे मोटे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, लेकिन अच्छी गणना उठा के देखो यार, कुछ न्यूमेरिकल्स उन्हें दे रखे हैं। तो बिफोर वी टेक अप दोस न्यूमेरिकल्स, कुछ मैथमेटिकल पार्ट इसका देख लेते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन, या समझो उसको बोलते हैं रीफॉर्मुलेशन ऑफ Faraday's laws. The reformulation of Faraday's laws. तो Faraday's law का reformulation बना के, Faraday law क्या लिखा था हमने? कोई एक लूप है या कॉइल है जिसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज होता है, if there is a loop or a coil in which if flux is varied, then magnetic flux is varied, then EMF induced in this loop is minus d phi b by dt. बराबर है? हाँ सर। Okay. Let's recall the definition of EMF. EMF क्या होता था? Amount of work done needed to send 1 coulomb charge once round the circuit, maintaining potential difference at various points. ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स पे कुछ पोटेंशियल मेंटेन करके एक Q1 कूलम चार्ज था, उसको यहाँ से यहाँ घुमा के लाने में जो वर्क लगता था, दैट वाज EMF. याद है ना? EMF is what? Amount of work done on a unit charge to move it once through the circuit. याद है कि सब भूल भाल गए? हेलो, जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। तो बोलते भी नहीं यार कभी कभी। So suppose Q naught charge is once moved around the loop. ये लूप में यहाँ से यहाँ घूम के आया, राइट? तो वर्क डन क्या आएगा? Q naught into E. E stands for Q naught into EMF, राइट? इसमें कोई डाउट? अगर Q naught चार्ज एक बार उस लूप में घूमता है तो EMF induced suppose is epsilon या E, तो work done in moving it due to electric field should be equal to Q naught into E. ये क्लियर है? Now suppose हर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री के हिसाब से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होना चाहिए, राइट? हाँ। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, तो वर्क डन इज Q naught into E. सपोज हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E naught E है, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्सेस चार्ज पार्टिकल पे Q into E लगेगा, नहीं? हाँ सर। ओके, तो छोटा सा डिफरेंशियल वर्क, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में ds देखो, हाँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Q naught E into ds हो जाएगा, राइट? तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल Q naught E dot ds, Q naught आया कॉमन, इंटीग्रल E dot ds आया. So if I go by mechanical work, definition of work as dot product of force and displacement, so I get the answer as I get the work done as Q naught into integral of E dot ds. But if I follow the definition of EMF, work done is Q naught into EMF.
मतलब Q naught into EMF is Q naught into integral of E dot ds. हेलो, हाँ सर। तो Q naught into EMF is equal to Q naught into integral E dot ds. Q naught गया, EMF is integral E dot ds. EMF is integral E dot ds. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है देखने वाली यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ E dot ds over a closed path. Line integral over closed path, मतलब over a loop. Integral E dot ds measured over a loop is EMF. अब तक EMF को हमने इस नजर से नहीं देखा था, इस एंगल से नहीं देखा था। हमारे लिए EMF क्या होता था, हम देखते थे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, राइट? तो मतलब वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज वंस राउंड द सर्किट was क्या EMF. बट अब यहाँ पे चार्ज मूव करने की बात हो ही नहीं रही, चार्ज मूव करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक लूप बनाया जैसा मर्जी, एक लूप बन गया, ठीक है? इनमें हर एक पॉइंट पे समझो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, इस लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में हर पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट निकालो, ई डॉट डीएस, और इंटीग्रेट कर दो ओवर दिस लूप, कोई भी क्लोज पर, ये जो वैल्यू आएगी यही ईएमएफ। सो ईएमएफ मतलब कुछ जरूरी नहीं है आपके करंट से कुछ लेना देना हो, चार्ज पार्टिकल मूव करना एक्चुअली जरूरी नहीं है। ईएमएफ की नई डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि ईएमएफ इन एनी लूप इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर एंड ऑल दैट लूप। कोई भी एक लूप जहां मर्जी आप बना लो, ये आपने एक लूप बना लिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं कहीं, मुझे मालूम नहीं कहाँ पे, समझो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पॉइंट्स पे ऐसा है, जो भी रीजन हो ऐसा बन रहा होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है, कुछ रीजन से यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक? अब वो क्यों ऐसा है वो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ऐसा हो जैसा भी। तो इन सारे पॉइंट्स पे डीएस और ई के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालो, दिस इज डीएस, दिस इज ई, दिस इज डीएस, दिस इज ई, दिस इज डीएस, दिस इज ds and this is e, this is e, this is ds, हर पॉइंट पे निकालते जाओ और उसको ऐड कर लो, आंसर जो आएगा वो इस लूप का ईएमएफ बन जाएगा। तो ईएमएफ ऑफ अ लूप इज इंटीग्रल e डॉट ds ओवर दैट लूप। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ईएमएफ को आपने अलग अलग तरीके से देखा। EMF is EMF in a loop, induced EMF in a loop is line integral of E dot ds over the closed loop, ठीक? तो EMF की एक नई डेफिनेशन आ गया, इंटीग्रल E dot ds, और फैराडेज लॉ के हिसाब से यही EMF क्या था? दिस EMF was minus d phi b by dt। मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल E dot ds is minus d phi b by, where this E is not the normal electric field, this is induced electric field. This is induced electric field. So this is a restatement or another statement for Faraday's law, which says that induced electric field, if is E, then integral E dot ds over any closed loop is equal to minus d phi b by dt। समझा? हाँ सर। ओके, अब समझो एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है?
एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। ठीक है, तो ये वो एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और चेंज हो रहा है। बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है एंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक पॉइंट देता हूं मैं, मतलब ये सिलिंड्रिकल रीजन है समझो, ये सिलिंड्रिकल रीजन, तो ये सेंटर है उसका। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वी विश टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो पहले तो हम नेचर समझ लेते हैं। नेचुरली सर्कल के फॉर्म में होगा, याद है? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो कैसा होगा? इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इधर बाहर फेंकेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन वुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? हाँ सर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं जाऊं आपका इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो हर पॉइंट पे ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं बाय सिमेट्री ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन। तो क्या बन गया? ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया 1। सिमेट्री के हिसाब से हर पॉइंट पे ई भी सेम है और डी एस जो टोटल इसका लूप का लेंथ आएगा, रेडियस आर है, तो ये बन गया 2 पाई आर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो फैराडेस लॉ का है इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो है वो ई इंटू 2 पाई आर बन गया, राइट? बोलो। सर अब फ्लक्स उठा के देख लो। फ्लक्स कितना है? फ्लक्स इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो डी फाई बी बाय डी टी इज पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट डी बी बाय डी टी। समझा? अब इसमें अप्लाई कर दो, तो दोनों को इक्वेट किया मैंने, तो इन मैग्नीट्यूड E into 2 pi r is equal to pi r square dv by dt. तो pi pi कट, एक r कट, तो E is equal to r by 2 dv by dt. So induced electric field at any point is given by formula r by 2 dv by dt. ठीक है, आ रहा समझ में? पक्का? हाँ सर। तो चलो आज थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा, आज बंद करता हूँ, कल इसको कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, चलो आज स्टॉप कीजिए।